जय हिंद दोस्तों। हम सभी भारतवासियों के लिए ये एक प्राइड की बात है कि G20 की प्रेसिडेंसी इस वर्ष भारत को मिला था, जिसका फाइनल सबमिट 9 और 10 सितंबर को न्यू दिल्ली के प्रगति मैदान में पूरा हुआ, जिसमें वर्ल्ड के टॉप 20 देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स ने पार्ट लिया था। एक सवाल यहाँ मन में आता है कि ये G20 होता क्या है, ये ग्रुप आखिर क्यों बनाया गया है और इसे बनाने के पीछे का पर्पज क्या है। हर साल ये अलग अलग देश अलग अलग जगहों पर क्यों मिलते हैं, आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दुनिया का आह्वान करता है। G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना होगा, क्योंकि G7 को G20 से पहले बनाया गया था। बात है 1970s की, जब दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशन खराब चल रही थी। वैसे तो इसके पीछे बहुत से कारण बताए जाते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न था वो 1973 का ऑयल क्राइसिस को माना जाता है। ये क्राइसिस तब शुरू हुआ जब अरब देशों ने ऑयल पर एम्बार्गो इम्पोज कर दिया। उन देशों को ऑयल बेचना ही बंद कर दिया जो इजराइल के सपोर्ट में थे, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका एंड यूरोप। ये वेस्टर्न कंट्रीज मिडिल ईस्ट से आने वाले ऑयल पर काफ़ी डिपेंड किया करते थे। इस वजह से इन देशों में भारी इकोनॉमिक रिसेशन देखने को मिलता है। इन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन को स्टेबल करना है तो हमें मिलकर कुछ फैसले करने होंगे और रिप्रोडक्टिव इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने होंगे। इसी के रिगार्डिंग कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स इन देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स के बीच अमेरिका के व्हाइट हाउस में किया गया। 1973 में अमेरिका, फ्रांस, यूके और वेस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं और ठीक 2 साल बाद इटली और जापान को भी शामिल कर लिया जाता है। और 1975 में होती है G6 की पहली ऑफिशियल मीटिंग। इसके बाद कनाडा को ज्वाइन कर लिया जाता है और G6 का ग्रुप G7 का ग्रुप बन जाता है। ये 7 कंट्रीज उस टाइम के सबसे डेवलप्ड कंट्रीज थे। इनकी इकोनॉमीज वर्ल्ड के टॉप इकोनॉमीज मानी जाती थी। जिस तरह G6 की फॉर्मेशन इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण हुई थी, ठीक उसी तरह G20 की शुरुआत भी 1997 की एशियान फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से की गई। साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड के देशों में इस समय भारी फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी। ये क्राइसिस इतना बड़ा था कि हांगकांग, लाओस, मलेशिया, फिलीपींस और कुछ हद तक चाइना, जापान, सिंगापुर, ताइवान और वियतनाम जैसे देश में भी इसका इफेक्ट देखा गया। इन देशों की करेंसी डाउन होने लगी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसी समस्या बढ़ने लगी। इसके अगले साल 1998 में रशिया में भी फाइनेंशियल क्राइसिस होती है। यही कारण है कि रशिया को वापस इस ग्रुप में इंक्लूड कर लिया जाता है। Basically two explanations. One of them is falling oil prices and the other is the sanctions. About 50% of Russia's revenues come from oil and gas. So with the price of a barrel of oil collapsing from $110 to $60, that's a huge hit to the country's. अब यहाँ G7 के मेंबर्स को यह रियलाइज होता है कि समय के साथ दुनिया और भी इंटरकनेक्टेड होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इस तरह से बढ़ रहा है कि किसी एक देश में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका इम्पैक्ट अदर कंट्रीज़ में भी देखा जा रहा है। इसलिए अगर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है और फ्यूचर में इस तरह के प्रॉब्लम से बचना है तो हमें अदर इकोनॉमिकली इमर्जिंग कंट्रीज़ के साथ मिलकर एक्शन प्लान्स बनाने होंगे। इसलिए 26 सितंबर 1999 में G7 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग के दौरान G20 को इस्टेब्लिश किया जाता है। इस ग्रुप में डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ डेवलपिंग कंट्रीज को भी इंक्लूड किया जाता है, पर यहाँ समस्या ये डिसाइड करने में होता है कि किन देशों को शामिल किया जाए और किन्हें नहीं। इसका सॉल्यूशन यह निकाला जाता है कि G7 में जो कंट्रीज ऑलरेडी हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट ही G20 के मेंबर्स होंगे।
दूसरे क्राइटेरिया में यह देखा जाता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रीज कौन सी हैं। उस बेसिस पे चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और रशिया को इंक्लूड किया जाता है। फिर देखा गया कि रीजनली सबसे बड़ी पावर कौन सी कंट्रीज़ है, क्योंकि दुनिया के हर एक रीजन में कोई ना कोई एक रिप्रेजेंटेटिव होना ही चाहिए। इस रीजन से एशिया में इंडोनेशिया और साउथ कोरिया, साउथ अमेरिका से ब्राज़ील और अर्जेंटीना, नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको, ओशियान रीजन से ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट से सऊदी अरेबिया और टर्की, और यूरोप में G7 कंट्रीज़ के अलावे यूरोपियन कंट्रीज़ को एज ए होल कंसीडर किया गया। अब यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि G20 को बनाने का मकसद फाइनेंशियल क्राइसिस से डील करना था। इसलिए G20 कंट्रीज़ की मीटिंग इन कंट्रीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर के बीच ही होती थी। ऐसा 2008 तक चलता रहा, क्योंकि 2008 में होती है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। Events in generations with huge consequences for the American economy and households throughout the country. This was the time a decade ago when the financial crisis erupted, a crash that most experts did not foresee. Its effects and of the recession that followed on income, wealth, inequality, and our politics are still with us. Tonight, our economics correspondent Paul Solman revisits how it all went down and the impact today of decisions made then. इस सिचुएशन में इन देशों ने रियलाइज किया कि हमें मीटिंग को और सीरियसली करनी चाहिए, और फाइनेंस मिनिस्टर ही नहीं बल्कि देश के पीएम और प्रेसिडेंट्स को भी मिलना चाहिए, ताकि सभी देशों के बीच कोऑपरेशन और मजबूत हो सके। इसलिए G20 की फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग 2008 में ही होती है। G20 के सारे देश को मिलाकर जीडीपी में 85% कंट्रीब्यूट करते हैं, ग्लोबल ट्रेड में 75% और 2/3 से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है। साल 2008 के बाद G20 की समिट अलग अलग देशों में हर साल किया जा रहा है। भारत में G20 का ये 18वां सत्र था। G20 मीटिंग के जो एजेंडा होते हैं और जो काम किए जाते हैं उसे स्मूथली चलाने के लिए ट्रोइका सिस्टम का यूज किया जाता है। ट्रोइका में 3 देश साथ मिलकर काम करते हैं। करंट ईयर के G20 प्रेसिडेंट, प्रीवियस ईयर के G20 प्रेसिडेंट और आने वाले साल के G20 प्रेसिडेंट। पिछले साल G20 समिट इंडोनेशिया में हुआ था, इस साल इंडिया में और अगले साल ब्राज़ील में होना है। इस तरह ये 3 कंट्रीज़ यहाँ पर ट्रोइका कंट्रीज़ हैं। G20 की प्रेसिडेंसी एक रोटेशनल बेसिस पे मेंबर्स कंट्री को मिलती है। उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस बार प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी। इसके बाद अब 2 कंट्रीज ही बचे हैं जहां नेक्स्ट G20 समिट होना है, 2024 में ब्राज़ील और 2025 में साउथ अफ्रीका। G20 समिट में मेंबर्स कंट्री के अलावे कुछ गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया जाता है। स्पेन के पास परमानेंट इनविटेशन है G20 समिट का, और होस्ट कंट्री भी अदर कंट्रीज को इनवाइट कर सकती है। जैसे इंडिया ने इस साल 9 कंट्रीज को इनवाइट किया था: मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, UAE, बांग्लादेश और इजिप्ट। G20 का मेन पर्पस इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है, लेकिन ओवर द ईयर ये कंट्रीज अदर मेजर इश्यूज को भी डिस्कस करने लगा है, जैसे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। पर यहाँ अदर इश्यूज पर प्रॉब्लम ये होती है कि इन सभी मेंबर्स कंट्रीज़ के खुद के फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, प्रियोरिटीज़ हैं, एजेंडास हैं, और किसी एक इशू पर सबकी सहमति मिलना आसान नहीं होता। पर इस वर्ष दिल्ली डिक्लेरेशन पर सभी की सहमति मिलना किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। इस साल का G20 का थीम इंडिया ने वासुदेव कुटुंबकम रखा था। ग्रीन डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे मुद्दों पर भी जोर दिया था। इंडिया में हुई समिट इसलिए भी हिस्टोरिकल है क्योंकि अफ्रीका को भी अब इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता। उम्मीद करता हूं आप लोगों को G20 के रिगार्डिंग एक रफ आइडिया मिल गया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।